इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने इकोसिस्टम के बारे में समझा था और हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र प्रकार से कार्य कर रहा है और एनर्जी के फ्लो को समझा था और इस बात को समझा था बेहतर तरीके से कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझा और इसके साथ साथ इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है उस प्रोडक्टिविटी के बारे में समझा था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, कोसी स्तर्स के बारे में। दो बातें हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। एक बात कर रहे थे कोसी स्तर की, ट्रॉपिक लेवल की, कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, कोशी स्तर क्या है। हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जिस भी स्तर पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है कोशी स्तर कहलाता है। और फिर हमने जो दूसरी बात समझी थी एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा पॉइंट हमने समझा था ऊर्जा का प्रवाह। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझा था हमने और ऊर्जा के प्रवाह को समझने के क्रम में इस बात को स्पष्ट किया था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3, तो 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह से ऊर्जा का प्रवाह होगा, एक ही दिशा में प्रवाह होता है, जिसे कहते हैं यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से ऊर्जा इस दिशा में आए और फिर यहां से इस दिशा में जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। और दूसरी बात क्या है, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और ऊर्जा का उपयोग कितना किया जाता है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 90% ऊर्जा उपयोग की जाती है और बची हुई 10% ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है और उपयोग किए जाने के बाद आप कहेंगे उपयोग करने के पश्चात बची हुई ऊर्जा अगले पोषी स्तर। तो ऊर्जा की उपलब्धता या ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती चली जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में कोसी स्तरों में आगे बढ़ने पर ऊर्जा की उपलब्धता क्रमशः कम होती। ठीक, ये हमारा लास्ट डिस्कशन। अब हम लोग बात करते हैं खाद्य जाल की, फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है, क्या होता है फूड चेन का कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, खाद्य जाल। फूड चेन, खाद्य जाल। आप जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र में भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है, उत्पादक। और उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति हैं, हरे वनस्पति हैं। हरे वनस्पतियों के साथ साथ कौन है, तो आप कह सकते हैं हरे वनस्पति हैं। हरे वनस्पतियों के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के साथ साथ शैवाल हैं। तो इन्हें हम बेसिकली कहते हैं उत्पादक। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक हैं ये भोजन निर्माण का कार्य कर रहे हैं और इनके द्वारा बनाया गया भोजन अगले पोषी स्तर पर पहुंचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, है ना। इन शाकाहारियों के माध्यम से अगले पोषी स्तर यानी कि मांसाहारी, मांसाहारियों को भोजन की प्राप्ति होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारियों की ओर भोजन का यानी भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है। तो देखिए, देखने पर एक श्रृंखला यानी एक चेन की तरह से दिखाई देती है। ये क्या कर रहे हैं,
ये भोजन निर्माण का काम कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, का उपभोग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे के साथ भोज्य और भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित हैं, आप देखिए, भोज्य और भक्षक, इडेबल और ईटर के रूप में संबंधित हैं एक दूसरे से। ऐसे ही ना, पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे के साथ भोज्य और भक्षक के रूप में संबंधित है, इडेबल हैं और ईटर हैं। अगर ये क्या है, भक्षक है, तो इसके लिए भोज्य है उत्पादक। ऐसे ही है ना, अगर ये भक्षक है तो इसके लिए भोज्य है क्या, शाकाहारी। ईटर है तो इसके लिए इडेबर है शाकाहारी। तो पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को तो हमें दिखाई देता है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक श्रृंखला बन रही है, एक चेन बन रही है, जिसमें जीव परस्पर एक दूसरे के साथ भोज्य और भक्षक के रूप में क्रमशः संबंधित हैं। इस प्रकार से जो श्रृंखला बनती है, इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक, यहां पर आप एक लाइन लिखना चाहें तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। क्या, पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे के साथ क्रमशः भोज्य और भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं, इससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, माय मिस्टेक, ये खाद्य जाल नहीं है, खाद्य श्रृंखला। हिंदी में खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जाल का मतलब वेव होता है, चैन का मतलब है, यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिए, खाद्य श्रृंखला है, फूड चैन है ना, चैन लिखा हुआ है, फूड चैन का मतलब खाद्य श्रृंखला, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो हम भाषा क्या लिखा रहे थे, जो भी था, पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे के साथ क्रमशः भोज्य और भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अब ये खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती जाती है, इसकी दक्षता उतनी बड़ी अधिक होती है। और अगर खाद्य श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी तो क्रमशः ऊर्जा उपलब्धता कम होती चली जाएगी, तो दक्षता क्या होगी, कम हो जाएगी। एक पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए, खाद्य श्रृंखला, अगला बुलेट पॉइंट, खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती है उसकी दक्षता उतनी ही अधिक होती है, कि दक्षता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के बारे में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड वेव। फूड वेव का मतलब है खाद्य जाल, तो आप सुधार जरूर कर लीजिएगा, खाद्य जाल से हम क्या कहते हैं, वेव, खाद्य जाल। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में जीव जो हैं वो एक दूसरे के साथ सीधे संबंध रखते हैं, है ना, कि उत्पादक हैं उन पर आश्रित हैं शाकाहारी, उन पर आश्रित हैं मांसाहारी, उन पर आश्रित हैं शीर्ष मांसाहारी। यही कह रहा है ना खाद्य श्रृंखला का कॉन्सेप्ट। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वास्तव में पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे के साथ ऐसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से संबंधित नहीं होते, बल्कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं और एक जटिल खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाता है।
जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कि ये उत्पादक है, इस स्थान पर है क्या? उत्पादक है। तो उत्पादक पर आश्रित होते हैं क्या? शाकाहारी। उत्पादक पर आश्रित हैं शाकाहारी। इन शाकाहारियों पर, ऐसा भी हो सकता है इन शाकाहारियों पर आश्रित हो क्या? होंगे मांसाहारी। इस उत्पादक पर ऐसा भी हो सकता है कि एक शाकाहारी यहां पर आश्रित हो, इस शाकाहारी पर मांसाहारी आश्रित हो, ऐसा हो सकता है। इससे एक शाकाहारी जुड़ा हुआ हो और इससे शीर्ष मांसाहारी भोजन ले रहा हो और ये इससे भी भोजन ले रहा हो, ऐसा हो सकता है। यहां पर एक मांसाहारी हो और ये मांसाहारी इससे भी अपना भोजन ले रहा हो और ये इससे भी अपना भोजन ग्रहण कर रहा हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि यहां एक शीर्ष मांसाहारी हो, तो कई सारे जीव एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल से अगर देखें, एग्जाम्पल से कैसे हम समझ सकते हैं? मान लीजिए कि ये कोई एक पौधा है, इस पौधे से अपना भोजन ले रहा है चूहा, ऐसा हमने माना। इस पौधे से चूहा अपना भोजन ले रहा है, तो पौधे के दाने गिर रहे हैं, उन दानों से चूहा अपने भोजन को ले रहा है। अब इस चूहे को सांप खा रहा है, सांप आश्रित है और इस सांप पर आश्रित है क्या? बाज। सांप से बाज भी आश्रित है, बाज। इसी सांप पर मोर भी होगा, ऐसा हो सकता है। इस पौधे से एक तरफ खरगोश भी भोजन ले रहा होगा, खरगोश आश्रित होगा, है ना? और खरगोश पर आश्रित हो सकता है कि बिल्ली हो और बिल्ली इस चूहे से भी भोजन ले सकती है, ऐसा हो सकता है ना? इस खरगोश पर से कुत्ता भी भोजन ले सकता है, कुत्ता भी इससे जुड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस पौधे पर हिरण आश्रित हो, है ना? और हिरण से भोजन ले रहा हो शेर, ऐसा भी हो सकता है कि चूहे से हर कोई और आश्रित हो। मान लिया कि यहां पर सांप इधर जुड़ा हुआ है, बिल्ली इधर जुड़ी है, रही हो और इस बिल्ली को आगे प्रभावित कर रहा हो। ऐसे जीव देखिए एक साथ आकर के आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला इधर बन गई, एक खाद्य श्रृंखला इधर बन गई, एक खाद्य श्रृंखला इधर बनी हुई है, एक खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से बन गई, एक प्रकार से बन गई। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में आकर के मिल गई। देखिए प्रकृति में, या हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिली हुई हों और मिलने के पश्चात एक जाल बना लेती हैं, इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में अंतः संबंधित होने से खाद्य जाल का निर्माण। तो खाद्य जाल क्या है? आप कह सकते हैं खाद्य जाल का निर्माण विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में अंतः संबंधित होने से है। ठीक है, तो यहां पर बुलेट पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 2-4 लाइन लिख लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं
रैखिक रूप से बहुत कम देखने को मिलती हैं, बल्कि वास्तव में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में अंतः संबंधित होकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, और अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड की। तो हेडिंग लगाइएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स अथवा पारिस्थितिक पिरामिड। बात करते हैं हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न यहां से बनते रहते हैं। तो टॉपिक है हमारा क्या, पारिस्थितिक पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि पिरामिड होता क्या है। तो देखिए, पिरामिड का मतलब है चित्रीय प्रदर्शन, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन। क्या है पिरामिड? तो आप कह सकते हैं पिरामिड का मतलब है चित्रीय प्रदर्शन, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन। और किसका चित्रीय प्रदर्शन है? तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों का। तो किसका चित्रीय प्रदर्शन है? हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों का। तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के चित्रीय प्रदर्शन का संबंध पारिस्थितिक पिरामिड से होता है। पारिस्थितिक पिरामिड कितने तरह के होते हैं? पहला तो अर्थ हमने समझ लिया, और दूसरा हम बात करते हैं प्रकार की। तो पारिस्थितिक पिरामिड 3 तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो पिरामिड बनता है इसे कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। दूसरा है जैव भार का पिरामिड। तो दूसरा पिरामिड होता है, इसे कहा जाता है जैव भार का पिरामिड। और तीसरा होता है संख्या, ठीक है। तो 3 तरह के पिरामिड हम डिस्कस करेंगे। पहली बात क्या, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के चित्रीय प्रदर्शन का संबंध पारिस्थितिक पिरामिड से होता है। पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार हैं, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं ऊर्जा के पिरामिड को। तो हेडिंग लगाइएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। पहला है हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक, वो है ऊर्जा का अब आप बताएं खुद से, मेरे बताने के बिना, कि अगर पारिस्थितिक तंत्र में हम उत्पादक स्तर पर हैं, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 पर हैं, उत्पादक से हम जा रहे हैं शाकाहारियों के पास, यानी कि हम हैं ट्रॉपिक लेवल 2 पर, हम जा रहे हैं मांसाहारियों के पास ट्रॉपिक लेवल 3 पर, हम जा रहे हैं शीर्ष मांसाहारियों के पास, कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल 4 पर पहुंच गए। एक बात मुझे बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र में जब हम ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 4 या टॉप ट्रॉपिक लेवल की ओर जाएंगे,
तो क्रमशः ऊर्जा की उपलब्धता क्या होगी? आप बताइए क्या होगी ऊर्जा की उपलब्धता? तो आप कहेंगे कि सर ऊर्जा की उपलब्धता तो घटती चली जाएगी, ऐसे ही होगा ना? हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ऊर्जा की उपलब्धता क्रमशः घटती चली गई। तो जब ऊर्जा की उपलब्धता क्रमशः घटती चली जाएगी तो बताइए टॉप टॉपिक लेवल पर जो होगा उस पर कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, है ना? टॉपिक लेवल 1 के पास अधिक ऊर्जा रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं डायग्राम? टॉपिक लेवल 1 से टॉपिक लेवल 2 से टॉपिक लेवल 3 की ओर जा रहे हैं। तो हम उत्पादक से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? उत्पादक से जा रहे हैं कहां? शीर्ष उपभोक्ता की ओर। आगे 4 भी लिख सकते हैं हम, कोई परेशान होने की बात नहीं है, आइएगा मत, 4 भी लिख, ठीक है? शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाते हैं। एसेंस को समझना है केवल। जैसे जैसे हम उपभोक्ता की ओर जाएंगे वैसे वैसे हम क्या देखेंगे? ऊर्जा की उपलब्धता या ऊर्जा की मात्रा क्या हुई? क्रमशः कम हो गई। कम हो गई। उत्पादक पर है टॉपिक लेवल 1 सबसे अधिक, शीर्ष में क्या है? ऊर्जा की मात्रा कम। तो उत्पादक का आधार अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो चौड़ा होगा और शीर्ष में जाकर के सिमट जाएगा, ऐसे ही बनेगा। उत्पादक का आधार कैसा होगा? चौड़ा होगा और जाकर के सिमट जाएगा, तो कुछ ऐसे ही बनेगा। इस स्थान पर हैं आपके उत्पादक, यहां पर हैं आपके शाकाहारी, यहां पर हैं आपके मांसाहारी और यहां पर हैं आपके शीर्ष मांसाहारी। तो अगर हम पिरामिड के रूप में दर्शाएंगे तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा दिखाई देगा? आप देख के बताइए। आप कहेंगे सीधा पिरामिड दिखाई दे रहा है, ऊर्जा की मात्रा कम हो रही है इसलिए ऊर्जा का पिरामिड ऐसा बनेगा, पिरामिड नुमा, या हम कह सकते हैं सीधा पिरामिड। तो जब भी हम ऊर्जा के उपलब्धता को विभिन्न पोषी स्तरों में पिरामिड के आधार पर व्यक्त या प्रदर्शित करेंगे तो सदैव जो प्रेजेंटेशन होगा वो पिरामिड नुमा होगा, अर्थात सीधा पिरामिड बनेगा। इसका मतलब है आधार को के पास अधिक ऊर्जा है और शीर्ष की ओर जाने पर क्रमशः ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ती चली जाती है। अब अगर आप में से मैं ये पूछूं कि इस तरह की स्थिति किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में होगी? स्थलीय में होगी, जलीय में होगी, वन पारिस्थितिक तंत्र में, घास भूमि में या आर्द्र भूमि में? कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ दे तो आपका आंसर सदैव क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर सदैव होना चाहिए कि सर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में हम चले जाएंगे ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही दिखाई देगा, पिरामिड नुमा ही दिखाई देगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का नियम क्या कह रहा है कि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं क्रमशः ऊर्जा की उपलब्धता या क्रमशः ऊर्जा की मात्रा में कमी आती जाती है, इसलिए पिरामिड का आकार सदैव सीधा बनेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई गई बातें? तो अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं और दूसरा है जैव भार का पिरामिड। दूसरा हेडिंग लगाइए क्या? दूसरी पिरामिड है जैव भार का पिरामिड। पिरामिड इन बायोमास, जैव भार का पिरामिड। बायोमास के पिरामिड को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह कि जैव भार है क्या?
बायोमास है क्या? बायोमास होता है प्रति इकाई क्षेत्र में संग्रहित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। क्या है? आप कह सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्र में संचित अथवा संग्रहित क्या है? कार्बनिक पदार्थों मात्रा है। प्रति इकाई क्षेत्र में संचित अथवा संग्रहित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ही कहलाती है बायोमास। अब ध्यान से समझना है, बायोमास के पिरामिड को दो अलग अलग जगहों पे बनाया जाता है। हमने देखा कि ऊर्जा का पिरामिड, तो हमने एक ही डायग्राम में सारी बातों को समझ लिया, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में चले जाएं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सदैव ऊर्जा का पिरामिड सीधा दिखाई देगा, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल बदलने के साथ साथ ऊर्जा की उपलब्धता बदल जाती है, या हम कह सकते हैं उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाने पर ऊर्जा की उपलब्धता में कमी आती जाती है। लेकिन जैव भार में ऐसा नहीं होता। देखते हैं कैसे। तो जैव भार के पिरामिड को दो हम अलग अलग जगह पर बनाएंगे। पहला तो बनाएंगे इसको स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और दूसरा हम बनाएंगे इसको कहां पर? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर उलझा रहा तो प्रश्न में गलती करके आ जाइएगा। ध्यान से समझिए। जैव भार को पहले हम समझते हैं कहां पर? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम बात कर रहे हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की, और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं कौन है? उत्पादक, और उत्पादक हैं हरे वनस्पति। यही है ना उत्पादक? उत्पादक हरे वनस्पति हैं। उत्पादक पर आश्रित हैं कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि हैं शाकाहारी। से हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और ये कौन है? ये हैं शाकाहारी, है ना। इन पर आश्रित हैं द्वितीयक उपभोक्ता भी है, ठीक है ना। द्वितीयक उपभोक्ता, इसे हम कह रहे हैं मांसाहारी। ठीक, इन पर आश्रित होंगे तो तृतीयक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी, ऐसे हो सकता है। तो ये है ट्रॉपिक लेवल 1, ये है ट्रॉपिक लेवल 2, ये है ट्रॉपिक लेवल 3, ऐसे ही है। ध्यान से देखिए और ये समझने का प्रयास करिए कि जैसे जैसे हम कहां से उत्पादक यानी कि हरे वनस्पतियों से मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारियों के ओर जाते हैं, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमें क्या दिखाई देता है बताइए? इसका बायोमास अधिक होगा या इसका? तो आप कहेंगे सर हरे वनस्पतियों का बायोमास अधिक होगा, है ना। और हरे वनस्पति पर आश्रित शाकाहारियों का बायोमास हरे वनस्पतियों की तुलना में कम होगा। इनसे का बायोमास इनसे अधिक है, लेकिन इन पर आश्रित जो जंतु हैं, जो शीर्ष मांसाहारी हैं अथवा मांसाहारी हैं, उनका बायोमास कम है। हम देख रहे हैं कि बायोमास यानी कि जैव भार क्रमशः घटता चला जाता है, कम हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो अगर हम पिरामिड बनाने का प्रयास करेंगे तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 है। यहां पर अधिक बायोमास है और यहां पर बायोमास कम है, ऐसे ही बन रहा है ना।
उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं तो बायोमास घट रहा है। बायोमास घट रहा है, इसका मतलब है यहां पर सबसे अधिक और यहां पर कम। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो शिखर नुकीला होता जाएगा और आधार चौड़ा है। पिरामिड कैसे बनेगा? पिरामिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 जो है, यहां पर क्या है, आप कहेंगे अधिक बायोमास। ट्रॉपिक लेवल 2 बायोमास कम, ट्रॉपिक लेवल 3 पे और कम, 4 में और कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हैं और जैवभार का पिरामिड बना रहे हैं, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड कहां पर? स्थल में। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? जैव भार का पिरामिड कैसे बन रहा है? ये बन रहा है ठीक है। तो स्थल में अथवा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का सीधा पिरामिड बन रहा है। बात क्लियर एकदम? अब हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिक। आ जाइए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं और जैव भार का पिरामिड है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हैं हम और बना रहे हैं क्या? हम बना रहे हैं जैव भार का जलीय पारिस्थितिक तंत्र में है और जलीय पारिस्थितिक हम जैव भार के पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन है, बताइए। तो आप कहेंगे सर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तो उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन, है ना। उत्पादक कौन है यहां पर? यहां पर है फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव है ना फाइटोप्लैंक्टन। गलत। फाइटोप्लैंक्टन है सूक्ष्म वनस्पतियां, यही है ना, सूक्ष्म पादप हैं ये। अब इस उत्पादक पर जो आश्रित है, जिसे हम कह रहे हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। ये कौन है? ये है जूप्लांक्टन। ये है सूक्ष्म पादप, वो सूक्ष्म जंतु। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो ये है सूक्ष्म पादप और ये है सूक्ष्म जंतु। तो सूक्ष्म जो पादप हैं इनका बायोमास अपेक्षाकृत कम होता है, किससे? सूक्ष्म जंतुओं से। इन पर जो आश्रित होते हैं ये क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। इन्हें हम क्या कहते हैं? छोटी मछलियां। यही है ना, छोटी मछलियां। इन पर जो आश्रित हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं? तृतीयक उपभोक्ता। और ये है क्या? बड़ी मछलियां हैं। तो बताइए कि जब हम फाइटोप्लैंक्टन्स से कहां जा रहे हैं? बड़े मछलियों की ओर, बड़ी मछलियों की ओर जा रहे हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स क्या थे? तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन है सूक्ष्म पादप। और सूक्ष्म पादप हैं यानी कि इनका बायोमास अत्यंत कम होता है, हमने पढ़ा था। और सूक्ष्म पादप से भोजन प्राप्त करते हैं सूक्ष्म जंतु। और जो सूक्ष्म जंतु हैं वो कौन से हैं? जूप्लांक्टन।
इनका बायोमास इनसे अधिक होता है और इन पर आश्रित होती हैं छोटी मछलियां। छोटी मछलियों का बायोमास इनसे अधिक और बड़ी मछलियों का सबसे अधिक। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाने पर जैव भार क्रमशः बढ़ता जा रहा है। जैव भार क्रमशः क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्रमशः आगे की ओर जाने पर जैव भार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? यानी हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम अगर ट्रॉपिक लेवल 1 पे हैं तो ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 पे जाएंगे, ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3 में जाएंगे, या ट्रॉपिक लेवल 3 से ट्रॉपिक लेवल 4 की ओर जाएंगे। तो क्या हो रहा है? हम कह सकते हैं हम उत्पादक से जब जा रहे हैं कहां? शीर्ष उपभोक्ता की ओर, तो हम उत्पादक स्तर से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं। तो उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाने पर क्रमशः बायोमास बढ़ रहा है या जैव भार बढ़ रहा है? तो बताइए मुझे, आधार चौड़ा होना चाहिए या आधार नुकीला होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर आधार चौड़ा तो नहीं होगा, बायोमास कम है, जबकि शिखर की तरफ जा रहे हैं तो बायोमास बढ़ रहा है, ऐसे ही है ना? तो कम है और फिर ऊपर की ओर जैसे बढ़ रहे हैं तो बायोमास अधिक दिखाई दे रहा है। तो जब हम चित्रीय प्रदर्शन करेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा, है ना? यानी ट्रॉपिक लेवल 1 फाइटोप्लैंक्टन बायोमास कम, ट्रॉपिक लेवल 2 जू प्लैंक्टन बायोमास अधिक, ट्रॉपिक लेवल 3 छोटी मछलियां बायोमास और अधिक, ट्रॉपिक लेवल 4 बड़ी मछलियां बायोमास और अधिक। तो ऐसे देखिए बढ़ गया। जो आधार का काम कर रहे हैं कौन? फाइटोप्लैंक्टन, यहां पर बायोमास कम है, और जैसे 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 हम शीर्ष उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं बायोमास क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है। तो हम क्या बता सकते हैं कि जैव भार बढ़ रहा है, यानी कि पिरामिड कैसा बनेगा? पिरामिड का आकार उल्टा होगा, है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, कहां पर? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या चीज? जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड कैसे बनता है? तो आप कहेंगे उल्टा पिरामिड बनता है। सॉरी। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार के पिरामिड का निर्माण उल्टा होता है। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो जब हम ऊर्जा का पिरामिड बनाएंगे तो प्रत्येक स्थान पर सीधा पिरामिड। जब हम बायोमास का पिरामिड बनाएंगे तो बायोमास का पिरामिड स्थल में तो सीधा बनेगा, लेकिन जब हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र में चले जाएंगे तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उल्टे पिरामिड का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा, और तीसरे पिरामिड का नाम है संख्या पिरामिड। क्या नाम है? संख्या और संख्या पिरामिड 3 जगह पर अलग अलग बनता है, ध्यान से समझिएगा। संख्या पिरामिड पहले तो हम बनाते हैं कहां पर? इसे, तो इसे पहले हम बनाएंगे घास भूमि।
दूसरा हम इसे बनाएंगे कहां पर, जलीय पारिस्थितिक बनाते हैं वन पारिस्थितिक। और तीसरा हम बनाते हैं कहां पर, जलीय पारिस्थितिक। तो कुछ बातें हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहले तो घास भूमि और वन पारिस्थितिक तंत्र दोनों का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर दोनों का ही संबंध है जलीय पारिस्थितिक तंत्र से, दोनों ही स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र तो आप जान ही रहे हैं, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र ही है, यहां पर तो कोई जरूरत ही नहीं है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन घास भूमि और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड बनता है उसका आकार एक समान होता है, जबकि वन पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड बनता है वो बदल जाता है। कैसे, अभी समझते हैं। तो पहले आप हेडिंग लगाइए, घास भूमि में संख्या का पिरामिड, घास भूमि में संख्या का पिरामिड, ठीक है। घास भूमि ऐसे, घास भूमि की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि पिरामिड, ठीक। घास भूमियों में जो ट्रॉपिक लेवल 1 है, क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये आप जान रहे हैं, ये है घास, है ना। ट्रॉपिक लेवल 1 पर आश्रित होता है ट्रॉपिक लेवल 2, और इस ट्रॉपिक लेवल 2 पर कौन होगा बताइए जरा। तो आप कहेंगे कि घास अगर उत्पादक है, घास भूमि अगर उत्पादक है तो ट्रॉपिक लेवल 2 पर तो शाकाहारियों को होना चाहिए, यहां होते हैं शाकाहारी। ट्रॉपिक लेवल 2 के बाद जो है हमारा ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 3 पर होते हैं मांसाहारी, ठीक है। तो घास पर आश्रित हैं शाकाहारी और शाकाहारियों पर आश्रित हैं मांसाहारी। और ट्रॉपिक लेवल 4 पे भी हम पहुंच जाते हैं अगर ट्रॉपिक लेवल 4 पर, तो यहां पर मिलते हैं क्या, शीर्ष मांसाहारी, इन पर आश्रित होते हैं। अब बताइए जरा कि सबसे अधिक संख्या किसकी होगी। एक जगह मैं क्लास ले रहा था तो हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि सबसे अधिक संख्या सर मांसाहारियों की होगी। मैंने कहा कि अच्छा बेटा, मांसाहारी की कैसे हो सकती है। खैर बातें डिस्कशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर मांसाहारी की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो भोज मर जाएंगे बेचारे खाद्य सुरक्षा की वजह से, है ना, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ऐसा गड़बड़ मत करिएगा, खुद से सोचिए कि अधिक संख्या तो घास की होनी चाहिए, घास से कम संख्या में तो जो चरने वाले जीव जंतु हैं यानी जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या होगी, और इनसे कम संख्या में मांसाहारी होंगे, और सबसे कम संख्या किसकी होगी, तो टॉप पे बैठे हुए हैं शीर्ष मांसाहारी, है ना। तो उत्पादक स्तर से जब हम कहां जा रहे हैं, उत्पादक से जब हम जा रहे हैं शीर्ष उपभोक्ता की ओर, कहां, शीर्ष उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। जब हम उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि संख्या क्रमशः घटती चली जा रही है। घास भूमि की संख्या यानी घास की संख्या अधिक है, उस पर आश्रित जीवों की संख्या कम है, यानी शाकाहारियों की कम संख्या है, और शाकाहारियों से कम संख्या है मांसाहारियों की, और मांसाहारियों से भी कम संख्या है किसकी, शीर्ष मांसाहारियों की। हम ये कह सकते हैं ना कि उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाने पर संख्या क्या होगी, घटती चली जाएगी, ऐसा ही होगा ना, संख्या कम हो जाएगी। तो आधार क्या होगा बताइए जरा, आधार चौड़ा होगा, और जैसे शीर्ष की ओर जाएंगे तो शीर्ष का भाग नुकीला होने लगेगा। आधार क्या है, आधार चौड़ा होगा और शीर्ष भाग नुकीला हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना।
तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल 1 यानी कि जहां पर है क्या उत्पादक हैं, घास भूमियां हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक। ट्रॉपिक लेवल 2 यानी जहां पर शाकाहारी हैं, इनकी संख्या दूसरे स्थान पर। ट्रॉपिक लेवल 3 जहां पर मांसाहारी हैं, इनकी संख्या और कम। और शीर्ष मांसाहारी पर जाने पर संख्या और कम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। तो पिरामिड कैसा बना, संख्या का पिरामिड? तो आप कह सकते हैं संख्या का पिरामिड सीधा बना। तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि घास भू पारिस्थितिक तंत्र में, कहां पर, घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र में, घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसे बनता है? तो आप कहेंगे सीधा बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके आरओ के एग्जाम में पूछता रहता है इस तरह के प्रश्न, पीसीएस में भी पूछ लेता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं दूसरा, संख्या के पिरामिड की कहां पर। तो दूसरा पॉइंट हमारे लिए था वन पारिस्थितिक। तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो दूसरा है वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र में जो ट्रॉपिक लेवल 1 है, यहां पर हम रखते हैं किसको, किसी एक वृक्ष को रखते हैं। तो मान लिया हमने कि यहां पर है कोई एक वृक्ष। वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के स्तर पर एक कोई वृक्ष है और इस वृक्ष पर ट्रॉपिक लेवल 2 है और इस वृक्ष पर आश्रित होंगे कौन, पर आश्रित हो सकते हैं शाकाहारी। वृक्ष पर प्रत्यक्षतः जो आश्रित होंगे वो तो शाकाहारी जंतु होंगे, ऐसा होगा ना। तो बहुत सारे शाकाहारी जंतु हो सकता है इस वृक्ष पर आश्रित हो। तो एक वृक्ष अगर है तो उस पर आश्रित जीव जंतुओं की संख्या कहीं अधिक होगी। मान लीजिए एक बरगद का पेड़ है, तो उस बरगद के पेड़ में तो बहुत सारे पशु पक्षी रह रहे होंगे, आश्रित होंगे, कुछ नीचे बैठ रहे होंगे, कुछ पेड़ पर होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में जो वृक्ष है, वृक्ष पर आश्रित जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या कहीं अधिक होती है ना। तो वृक्ष क्या है, उत्पादक है। और हम जा रहे हैं कहां, शीर्ष उपभोक्ता की ओर। शीर्ष उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं। अगली बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जब हम ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3 की ओर जाएंगे, तो ट्रॉपिक लेवल 3 की ओर जाने पर वृक्ष पर आश्रित थे शाकाहारी जंतु और शाकाहारी जंतुओं पर आश्रित कौन होते हैं, तो शाकाहारी जंतुओं पर होते हैं परजीवी, पैरासाइट्स। आगे हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एक टॉपिक है हमारा, वहां पर हम देखते हैं पैरासाइटिज्म के बारे में। तो इस पर आश्रित होते हैं परजीवी और परजीवियों की संख्या इन शाकाहारियों की संख्या से कहीं अधिक होती है। जैसे जू ले लीजिए एग्जांपल, तो कोई एक बंदर है, उस पर कई सारे जू होंगे, जू की संख्या अधिक होगी ना। क्या हुआ, हमने समझा कि हम उत्पादक से जा रहे हैं शीर्ष उपभोक्ता की ओर, और जब हम उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाते हैं तो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पर क्या था, संख्या कम हो रही थी, इस स्थान पर हम गए तो संख्या क्रमशः बढ़ रही है। और संख्या बढ़ने के कारण अगर हम बनाएंगे पिरामिड तो कैसा बनेगा, पिरामिड का आकार क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल 1 पे जहां पर है कौन,
आप कह सकते हैं क्या कि वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का जो पिरामिड बनता है, संख्या का पिरामिड उल्टा पिरामिड बनता है। यहां पर आप लिखिएगा क्या, उल्टा ठीक। अब एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं।